Hello everyone, my name is Alicia. Welcome to my channel. Hope you all are doing well. Today's video is a bit different because today I'm going to cover an entirely different medical profession. And to do that, I have a very special guest here with me. He's from India and today he's going to share his journey from India to Ireland. So this video is going to be in Hindi language, but if you are someone who don't understand Hindi, please ask your query in the comment section of this video and we will try to help you out. So let's welcome Mr. Rakesh Parmar. Thank you for your time and welcome to my channel. Thanks, Alicia. It's an opportunity for me to discuss the things with you. And thanks for giving me a chance to be on your channel. You're very welcome. तो राकेश वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि आपका बैकग्राउंड क्या था, आप इंडिया में कहाँ से हैं, अगर आप थोड़ा सा व्यूअर्स को बता सके। और मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगी कि ये एक एंटायरली डिफरेंट टॉपिक है जो यूट्यूब पे आज तक कवर नहीं हुआ है, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें क्योंकि राकेश इससे पहले गल्फ कंट्री में थे, तो वो इंडिया से गल्फ कंट्री और गल्फ कंट्री से आयरलैंड आए हैं। पर आज वो आपको ये भी बताएंगे कि आप इंडिया से डायरेक्ट आयरलैंड कैसे आ सकते हैं। और सबसे जो मेन क्वेश्चन होता है आप लोगों का कि कितनी सैलरी मिलेगी, हम उस चीज के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक देखें। जो भी आपकी क्वेरी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। थैंक्स अलीशा। मेरा नाम राकेश परमार है। मैं नेटिवली राजस्थान स्टेट से बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैं बॉर्न एंड बॉट एवरीथिंग पूरा लोनावला पूना के पास एक हिल स्टेशन है, वहां से हूँ। जैसे मैं कार्डियक फिजियोलॉजिस्ट हूँ, तो मेरा बैकग्राउंड इज बैचलर्स इन मेडिकल टेक्नोलॉजी, स्पेशलाइजेशन मेरा पूरा कार्डियोलॉजी है। तो लेकिन जैसे जो आप स्पेशलाइजेशन आप लोगे, वो स्पेशलाइजेशन आपको अलाउ करेगा वो फील्ड में आपको परस्यू करने के लिए, लाइक फर्दर इसमें। तो मेरा कम से कम लाइक 6-7 ईयर्स मैंने इंडिया में ही काम किया है। Like after graduation, I moved to Mumbai, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जो परेल में है, लोअर परेल में, वहाँ से मैंने ट्रेनिंग और मेरा करियर स्टार्ट किया। देन आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में, मैंने कम से कम 3 साल काम किया है। उसके बाद मैंने कोकिलाबेन जो अंधेरी वेस्ट में है, वर्सोवा की साइड में, वहाँ पे मैंने कम से कम 3 साल काम किया है। और लाइक पूरे ये जर्नी में मुझे ये पता था लाइक कि इंटरनेशनली हमें बहुत सारा स्कोप है and we can pursue the career even internationally. It was like a long process to keep applying, keep checking. So and luckily I got an opportunity from Bahrain. So वहाँ पे मैं 3 साल था as a CVT. My aim was to move to Europe or US at least, like. So Bahrain was a route for me to come either way. If the people who's listening me from the cardiac background से या cath lab background से या echocardiography के background से, तो यूरोप के लिए आपको एक लाइसेंस होता है कार्डियक फिजियोलॉजिस्ट का, जिसमें हमें जो हमने इंडिया या गल्फ में आप कहीं पे भी काम करते हो, विच इज कम्प्लीटली अगेंस्ट इट, लाइक पूरा चेंज है। तो यहाँ पे कैसा होता है कि कार्डियक फिजियोलॉजिस्ट कम अंडर अ फिजिकल मेजरमेंट्स, नॉट अंडर एज अ रेडियोग्राफर का सेक्शन। तो ये डिवाइड हो जाता है। तो जो मुझे नहीं पता था, जब मैं बहरन में था तब मुझे पता चला कि आई वाज ट्राइंग टू अप्लाई फॉर लाइसेंस जो रेडियोग्राफर्स के थे, क्योंकि मैं सीवीटी में आता था। वी डू लॉट्स ऑफ रेडियोग्राफी रिलेटेड वर्क, क्योंकि कैथ लैब का मशीन हम ऑपरेट करते हैं। लेकिन यूरोप में आप नहीं ऑपरेट कर पाओगे क्योंकि आप रेडियोग्राफर से अलग हो। और जो कार्डियक बैकग्राउंड से आना चाह रहे हैं यूरोप, उनके लिए कैसा है कि आप कैथ लैब में काम करोगे, बट इट नॉट लाइक अ सीवीटी, लाइक कार्डियोवैस्कुलर के जैसा काम नहीं कर पाओगे आप। आपका फिजियोलॉजी रोल हो जाएगा के लिए, आपका मेन एंड होल सोल काम वही होगा कि आप वो ऑब्जर्वेशन चलेगा आपका। लाइक हम ऑपरेट नहीं कर पाएंगे मशीन। आपको अगर कोई बोल भी देता है कि आप कर पाओगे, नहीं होता है। तो एक ये बड़ा मिथ है और लोगों को नहीं पता है। मतलब यूजुअली जो कैथ लैब के बैकग्राउंड से आते हैं, उनको ऐसा लगता है कि हमको कैथ लैब ऑपरेट करने मिलेगा, क्योंकि हमने 10-12 साल, मैंने भी जो काम किया है, मैंने कैथ लैब ऑपरेट किया है। यहाँ पे इट्स रेडियोग्राफर्स जॉब। तो राकेश जी, आपने बहुत अच्छे से मतलब डिटेल में बता दिया, पर थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं। जैसे कि आप गल्फ कंट्री में काम कर रहे थे, तो आपके लिए थोड़ा इजी था ना। पर अगर कोई इंडिया से यहाँ डायरेक्ट आना चाहता है, तो वो कैसे अप्लाई कर सकता है आयरलैंड के लिए? बेसिकली कैसा है कि आपको वेबसाइट पे अप्लाई करना है एंड यू हैव टू कीप अप्लाइंग। यहाँ पे इंडीड भी चलता है, लिंक्डइन भी चलता है, या फिर इनके जो आयरिश वाले जो थर्ड पार्टी, आप अगर irish jobs.ie पे चले जाओगे,
जो प्ले स्टोर पे वो ऐप इंडिया में इंस्टॉल नहीं होता है डायरेक्टली, तो आपका उनका वेबसाइट यूज करना पड़ता है। जैसे आप वेबसाइट में जाओगे तो यू कैन सी एन नंबर ऑफ थर्ड पार्टीज, इनके जो नोन है थोड़े, तो 4-5 जो अच्छे हैं, तो वो नोन है। तो आप क्या करोगे, वो वेबसाइट पे भी आपका एक प्रोफाइल बना दोगे, और वो जो पर्सनल थर्ड पार्टीज है आप उनसे भी कांटेक्ट कर लो डायरेक्ट। तो आपको हर एक रूट ट्राई करना पड़ेगा। तो ये एक इजीएस्ट वे है, लाइक, और हो जाता है, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। और थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस भी है, जैसे फॉर एन एग्जांपल देयर इज FFRS, लाइक रिक्रूटमेंट एक थर्ड पार्टी है। तो आप डायरेक्टली भी वो पार्टी से कनेक्ट हो सकते हो। तो व्हाट दे डू कि आपका रेज्यूमे या आपका पूरा प्रोफाइल लेके रखते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनके पास जितने भी सीवीज होते हैं वो वही अप्लाई कर देते हैं आपके लिए। दे डोंट चार्ज यू एनीथिंग, मतलब अपने से चार्ज कुछ नहीं लेते, क्योंकि हॉस्पिटल उनको पे करता है यूजुअली। तो यहाँ पे आप अगर इंडिया से बेसिकली अप्लाई कर रहे हो, तो आप एकोकार्डियोग्राफर हो या फिर कैथ लैब टेक्निकल हो, तो बेसिकली आप डायरेक्ट आपका रेज्यूमे एक इसमें नहीं बना है कि मैं कैथ लैब टेक्निकल हूँ, तो मैं पूरा रेज्यूमे कैथ लैब टेक्निकल के बेसिस पे डालूंगा, तो 50% चांस है कि नहीं होगा, क्योंकि माइट भी जो रिक्वायर्ड पोजीशन है उसमें कैथ लैब का जस्ट 50% पार्ट होगा। अदर 50 विल बी लाइक एको भी आना चाहिए आपको, पेसिंग भी आना चाहिए वैसा। तो इंडिया से आप कोई भी अप्लाई करता है तो यूजुअली कैसा, दो प्रोफाइल ही अप्लाई करता है, एक तो जो बंदा होता है जो कैथ लैब वाला है, या फिर एको वाला कोई बंदा है। तो यहाँ पे कैसा है कि आपको अगर दोनों भी चीज में से एक चीज आप मास्टर्ड हो, कुछ भी कर सक रहे हो, तो 80% चांस होता है कि वो पूछते हैं कि ठीक है ये आपका रिक्वायरमेंट हम लोग फुलफिल करेंगे, लेकिन जो बचा हुआ है सो वो आप क्या करोगे, कि आपको कैथ लैब नहीं आ रहा है। जैसे आप अपने जो एको वाले बंदे होंगे उनके कैथ लैब नहीं आता है मोस्टली, बिल्कुल। जो कैथ लैब वाले बंदे होते हैं उनको एको नहीं आता है। तो उनको एक तो रेज्यूमे वैसा बनाना पड़ता है हमें, लेकिन मेनली क्या होता है कि हमारा रेज्यूमे है, उनका रिक्वायरमेंट कार्डियक फिजियोलॉजिस्ट का है, हम हमारा रिक्वायरमेंट देते हैं एको कार्डियोग्राफर का या फिर कैथ लैब का। तो फिर वो लोग, मतलब उनको अगर कॉम्पिटिशन्स में जो बंदे फुलफिल हो रहे हैं तो वो हमारा शॉर्ट लिस्ट नहीं करते यूजुअली। तो बेसिकली तो एक ये चीज होगा कि आपका रेज्यूमे जो होगा या सीवी, वो आपको पूरा प्रोफाइल कवर अप करना पड़ेगा उसमें। यहाँ पे कैसा रिक्वायरमेंट बहुत हाई है आयरलैंड में कार्डियक फिजियोलॉजिस्ट का, तो थोड़ा उन वो लोग भी मैनेज कर लेते हैं कि ठीक है ये बंदे को ये चीजें नहीं आ रही लेकिन ये चीजें आ रही है, वो आके सीख लेगा। तो ये डोरवे हमेशा ओपन है आपके। तो अगर इंडिया से कोई कैंडिडेट या फिर गल्फ कंट्री में अगर कोई इंडियन है और वो आयरलैंड आना चाहता है, तो क्या उसे कोई लैंग्वेज एग्जाम देना होगा, जैसे आईएलटीएस या फिर कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज एग्जाम? तो आप कार्डियक फिजियोलॉजिस्ट की तरफ देखें तो उतना हार्ड कोड रिक्वायरमेंट नहीं है लैंग्वेज का, क्योंकि आप जैसे अभी हम कार्डियक फिजियोलॉजिस्ट आयरलैंड में काम कर रहे हैं, तो इट्स लाइक उनका एक रिकग्नाइजेशन बॉडी है IICMP करके, जो उनके पास आपको आपका एप्लीकेशन देना पड़ेगा क्वालिफिकेशन रिकग्नाइज करने के लिए। तो उसके जो एप्लीकेशन फॉर्म में, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि उनका एक सेक्शन है विच आस्क यू फॉर दिस थिंग्स, लैंग्वेज का। ठीक है, तो उसमें आप अगर आपने आइल्स दिया हुआ है तो आप उसका जो कोई भी स्कोर है, वट एवर स्कोर आपका आया है, आप वो सबमिट कर दो बेसिकली। और उनको इफ यू सबमिट समथिंग, वो दे विल कम बैक टू यू इफ दे आर नॉट लाइक, उनको पूरा अगर नहीं लग रहा है अच्छे से कि उनको और एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स चाहिए लैंग्वेज रिलेटेड, तो वो देंगे। तो बेसिकली इन केस अगर कोई स्टक हो जाता है तो आईएलटीएस तो बेसिक है, OET भी है टेक्निकल्स के लिए। आईएलटीएस का कोई भी स्कोर वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। मैंने दिया था, लेकिन मैंने आई गेव फॉर बहरन पार्ट लाइक। तो कार्डियक फिजियोलॉजिस्ट के लिए लैंग्वेज रिक्वायरमेंट अब तक मेरे को लगता है 50-50 है। तो ये एक बहुत अच्छी बात पता चली है कि अगर आप इंडिया में हो और आप यहाँ पे आना चाहते हो, तो आपको कोई भी लैंग्वेज एग्जाम नहीं देना, क्योंकि मोस्टली लैंग्वेज एग्जाम एक बहुत बड़ा बैरियर हो जाता है, स्पेशली इंडियंस के लिए यहाँ आने के लिए। अगर आप आईएलटीएस दे देते हो तो वो एक एडिशनली आपके लिए अच्छी चीज हो जाएगी, पर जस्ट इन केस अगर आप नहीं भी दे पाते हो तब भी आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। मेनली उनका क्राइटेरिया इज सेम होता है कि आपकी मदर टंग इंग्लिश होनी चाहिए, या फिर अपना जो कुछ भी एजुकेशन बैकग्राउंड है, लाइक हाई स्कूल है, सेकेंडरी हाई स्कूल है, या फिर ग्रेजुएशन लेवल्स है, अगर वो पूरा इंग्लिश में हुआ है, एंड इफ यू कन्विंस देम विद द लेटर्स फ्रॉम द स्कूल्स कॉलेजेस एवरीथिंग, तो वो भी एक डॉक्यूमेंटेशन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है विच क्लियर्स योर लैंग्वेज बैरियर्स, मेनली फॉर कार्डियक फिजियोलॉजिस्ट और रेडियोग्राफर्स के लिए।
तो आपने मुंबई में काफी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के साथ काम किया है, आपने गल्फ कंट्री में भी काम किया और अब आप आयरलैंड में, तो आपको क्या लगता है कि वर्क एंड लाइफ बैलेंस यहाँ पे कैसा है, और वर्कलोड, तो ये दो चीजें आपको कैसी लग रही है यहाँ पे, वर्क एंड लाइफ बैलेंस और वर्कलोड? सबका बेसिक रिक्वायरमेंट इज लाइक फाइनेंस। तो आप कोई भी काम कर रहे हो, आपको पे अच्छा होना चाहिए। एंड दैट्स द मेन रीजन हम लोग यूजुअली बाहर आ जाते हैं। अगर हमें वहीं पे अच्छा मिल रहा है तो कोई भी नहीं आए। तो अगर मैं स्पेसिफिकली मेरा कार्डियक फिजियोलॉजिस्ट का आपको बताऊँ थोड़ा इन डिटेल थोड़ा, तो आप इंडिया में कैथ लैब में काम कर रहे हो तो आप होल एंड सोल कैथ लैब में ही काम करते हो, आप एको में काम नहीं करते हो। और अगर आप एको में काम कर रहे हो तो आप होल सोल पूरा एको में ही काम करते हो। ठीक है, तो ये दो सेक्शन अलग हो जाते हैं। यहाँ पे एज अ कार्डियक फिजियोलॉजिस्ट आपको दोनों काम करना है। आपको कैथ लैब का भी काम आना चाहिए, आपको एको भी आनी चाहिए। और एको के साथ एडिशनल यहाँ पे कैसा होता है कि इंडिया में हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन ईसीजी इंटरप्रिटेशन से लेके स्ट्रेस टेस्ट जो ट्रेडमिल टेस्ट होता है, या फिर होल्टर एनालिसिस जो इंडिया में बहुत कम देखने मिलता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा है। तो वो जब जो टेप एनालिसिस बोलते हैं ये लोग, तो होल्टर एनालिसिस हो गया। और इंडिया में जैसे हम लोग कैथ लैब टेक्निकल है तो हमको अलाउ नहीं है जो पेस मेकर्स इम्प्लांट्स होते हैं या फिर आईसीडी इम्प्लांट्स होते हैं, तो वी जस्ट प्ले एज अ हार्डवेयर रोल। हम लोग सब हार्डवेयर रिलेटेड ही काम करते हैं। जो फिजियोलॉजी रोल होता है यूजुअली कंपनी एप्लीकेशन स्पेशलिस्ट होता है, तो हमारा रोल नहीं आता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप आ रहे हो यूपे लाइक एनी यूरोप कंट्रीज में, यूके या आयरलैंड में, तो आपको वो रोल भी आपका होगा। मोस्ट ऑफ द लोगों को नहीं आता है तो वो यहाँ पे आके सीख लेते हैं। तो वर्क प्रोफाइल हर एक कंट्री का अलग होगा मेरे हिसाब से। तो पूरा डिफरेंस है दोनों साइड में। ओके, तो ये तो बात हो गई वर्कलोड और वर्क लाइफ बैलेंस की। अब हम बात करते हैं कि कितने घंटे आपको हफ्ते में काम करना पड़ता है और आपकी शिफ्ट टाइमिंग्स क्या रहती है? बेसिकली आपको 37.5 आवर्स कंप्लीट करने हैं वीकली। आप कैसे करो वो हॉस्पिटल के प्रोफाइल पे भी डिपेंड करेगा ऐसा। तो मेरे ख्याल से 37.5 जो बेसिक यहाँ पे मेडिकल प्रोफेशन का है, क्योंकि नर्सेस का भी 37.5 पर वीक है। तो प्रोसेस टाइम कितना रहेगा अगर कोई इंडिया से या गल्फ कंट्री से अप्लाई करता है आयरलैंड के लिए, तो उसका जो टोटल प्रोसेसिंग टाइम है वो कितना रहेगा? और क्या इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं और गल्फ कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं तो सेम टाइमिंग रहेगा क्या उनका? बेसिकली टाइमिंग तो सेम ही रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट प्रोसीजर्स आ जाते हैं बीच में। मेनली वर्क परमिट का होता है, और फिर सेकेंड रिक्वायरमेंट उनका यही होगा कि आपका जो क्वालिफिकेशन है वो रिकॉग्नाइज करवाना पड़ेगा आईआईसीएमपी से। अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन क्लियर है, सब है, तो इट विल माइट गेट इट इन 4 मंथ्स। अगर नहीं है तो माइट भी एक्सटेंड होगा वापस, समझे। तो बहुत सारे हॉस्पिटल का बेसिक रिक्वायरमेंट अब भी उन्होंने लास्ट 1 ईयर में चेंज किया है गाइडलाइंस, कि आपके अगर आपके पास आईआईसीएमपी होगा, आपका क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड है, तो ही वर्क परमिट मिलेगा या नहीं मिलेगा ऐसा। लेकिन आपको एक 6 मंथ्स तो आप मिनिमम लेके चले, फिर आप वीजा के लिए अप्लाई करते हो। तो वो वीजा के लिए एटलीस्ट 4 वीक्स वीजा का रिक्वायरमेंट है मेरे को, जितना मुझे याद है। तब भी 6 से 7 महीने कोई मतलब बहुत लंबा प्रोसेस टाइम नहीं है, मतलब शॉर्ट ही कहूंगी मैं। तो ये तो हो गई सारी जो प्रोसेस की बातें हैं और वर्कलोड की बात है। अब जो मेन बात है जो सब जानना चाहते हैं कि सैलरी कितनी मिल जाती होगी आपको टैक्स के बाद। आई नो ये लीगली अलाउड नहीं है, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। आप लोग सब मुझसे ही पूछते रहते हैं कि हमारी सैलरी कितनी है। तो यहाँ पे हमारे कॉन्ट्रैक्ट में होता है कि हम अपनी सैलरी को ऐसे किसी से शेयर नहीं कर सकते। तो अप्रोक्सीमेटली राकेश जी अगर आप शेयर कर पाए कि आफ्टर टैक्स आपको कितनी सैलरी मिल जाती है, या फिर अगर आप ये बता पाए कि कोई भी यहाँ पे आ रहा है तो उसको आर्ली कितनी सैलरी मिलेगी, कितने यूरो पर आर उनको मिलेंगे? यस यस, मैं ट्राई करता हूँ अप्रोक्स वैल्यूज देने के लिए। जैसे अलीशा जी ने बताया कि हम नहीं बता सकते, नहीं बता सकते सीरियसली। तो बेसिकली कैसा होता है कि आप कोई भी पोजीशन पे आओगे, 90 या 80% आपको बेसिक कार्डियक फिजियोलॉजिस्ट का ही पोजीशन मिलेगा, क्योंकि उनका वो गेटवे है। इफ यू आर इन बेसिक कैटेगरी में आपका जॉब है, तो उनका 36,000 यूरो से लेके 44-45,000 यूरो का स्केल है, समझा। तो आपका जितना भी एक्सपीरियंस ज्यादा है तो उसके हिसाब से वो बढ़ते जाएगा, लाइक मिल जाता है। तो आप अगर मंथली इसमें कैलकुलेट करोगे, आफ्टर टैक्स 1500 से लेके 3000 यूरोस तक आपको मंथली मिल जाता है बेसिकली। और जो आप अगर इंडियन इसमें कन्वर्ट करोगे, सो इट विल बी लाइक 2.5, लाइक ऑलमोस्ट 2.5 Yeah. lakhs 3 lakhs का अप्रोक्स
मिल जाता है आफ्टर टैक्स। ये आपका हम्म। नेट सैलरी होगा। विद विद टैक्स बहुत ज्यादा है, लेकिन आपके पैकेज पे डिपेंड करेगा कितना आपका टैक्स कटेगा। जैसे कि आपको पता ही होगा कि यहाँ पे संडेज और बैंक हॉलीडेज डबल पे है। तो अगर आप लोग संडेज बैंक हॉलीडेज करते हो तो उसकी डबल पे होगी, तो हम अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 लाख सैलरी लगा के जा सकते हैं। डेफिनेटली यस। तो ये हो गई सैलरी की बात, जो सबसे ज्यादा कंसर्निंग फैक्टर होता है, क्योंकि ऑब्वियसली हम अपने देश को छोड़ के आ रहे हैं तो सैलरी बहुत मैटर करती है। तो अगर मैं कह रही हूँ, अगर आपको 2.5-3 लाख भी मिल रहा है, अगर 2.5 लाख भी हम मान के चले तो एक बहुत अच्छी सैलरी है आयरलैंड में सेटल होने के लिए। तो आप आफ्टर एक्सपेंस भी कुछ सेव कर सकते हो। अब जो मेरा एक लास्ट और कंसर्निंग क्वेश्चन है जो सबका होता है जो आयरलैंड आ रहे हैं, कि इनिशियल अकोमोडेशन क्या कैसे आपने ढूंढा? आपको जैसे आजकल इतनी प्रॉब्लम हो रही है अकोमोडेशन ढूंढने में आयरलैंड में, पर मैं अपने व्यूअर्स को बता देना चाहती हूँ ये सिर्फ आयरलैंड की स्टोरी नहीं है। थ्रू आउट यूके यूरोप आपको अकोमोडेशन में प्रॉब्लम होगी। पर क्या हॉस्पिटल ने, राकेश जी, आपको इनिशियल अकोमोडेशन दिया था? और दिया था तो कितने वीक्स का, कितने मंथ्स का दिया था? तो बेसिकली पर्सनली मुझे नहीं दिया था उन्होंने। उन्होंने मेंशन किया था लाइक कि मैं मेरा अरेंजमेंट कर लूँ आने के पहले, वैसा। तो बहुत सारे कार्डियक फिजियोलॉजिस्ट को भी मिल जाता है अगर आप उनको रिक्वेस्ट डालें तो उनका जो भी टाई अप होता है तो वो दे मेक श्योर कि आपको तीन एटलीस्ट मिनिमम 1 मंथ मैक्सिमम 3 मंथ्स अरेंज करके दे। लेकिन 50% चांस है मिलेगा आपको। वैसे अकोमोडेशन मिल रहा है तो मिनिमम 1 मंथ या 3 मंथ वो लोग अरेंज करके देते हैं, या अगर नहीं मिल रहा है तो आपको आपका अरेंज करना पड़ेगा। तो अगर 1 महीने का भी अकोमोडेशन दे रहे हैं तो वो भी मोर देन इनफ है। और मुझे भी 6 वीक्स का मिला था, पर मुझे 4th वीक में ही घर मिल गया था, तो मैंने 4th वीक में ही शिफ्ट कर लिया था। तो एक हम्म। जो मेजर यहाँ पे और कंसर्न है जो शायद हमने मिस कर दिया, कि आपने टोटल एक्सपेंस कितना किया आयरलैंड आने का? आपका कितना खर्चा हो गया यहाँ पे आने में? मेरा पर्सनली बहुत ज्यादा हो गया था, तो मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट था क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड था, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था। उसके अलावा उनको कोई कुछ भी नहीं दे रहे थे वो लोग। ट्रैवलिंग एक्सपेंस था मेरा या फिर अकोमोडेशन था, कुछ भी मेरा वो इट वाज लाइक पर्सनली मेरा, तो मेरा थोड़ा एक्सपेंस ज्यादा चला गया था। बट बहुत जैसे मैंने बताया कि बहुत सारे जो स्पॉन्सर्ड होते हैं तो वो आपको फ्लाइट टिकट दे देते हैं, 1 वे का फ्लाइट टिकट दे देंगे, या फिर इनिशियली जो 1 मंथ का या वॉट एवर 4 वीक्स 2 वीक्स का अकोमोडेशन मिलेगा वो पेड रहेगा उनकी तरफ से। वैसा मैंने आप लेके चलो कि आप एटलीस्ट अगर आप इंडियन इसमें मैं बताऊँ तो आपके पास एटलीस्ट 2 लाख तो होना ही चाहिए, क्योंकि ट्रैवल एक्सपेंस में 50-60 तो निकल जाएगा आपका। आप यहाँ पे आओगे तो डिपॉजिट अगर मैं 1,000 बोलूँ विच कन्वर्ट्स इंडिया के एटलीस्ट 90 और 1 लाख रुपीज हो जाता है। और ये कैसा है, इट्स फ्रैक्चुअल, ये सब नंबर्स है, वो कभी भी अप एंड डाउन हो सकता है, यू कैन मेक श्योर। तो अकोमोडेशन मिलना मुश्किल है और रेंट बहुत हाई है। फिर डिपेंड करेगा कि हम बैचलर्स कैसे रह रहे हैं, कि कौन एक घर में हम लोग कितने रह रहे हैं, वो भी डिवाइड कर लेगा। तो मिनिमम 500 तो अकोमोडेशन का लगता ही है, जैसे आपको भी पता होगा। और मैक्सिमम तो अब 1000 1100 1200 1400 1600 चला जाता है। जैसे अलीशा जी डबलिन में है तो उनका ज्यादा एक्सपेंसिव होगा कंपेयर टू मेरे। एक ये रफ फिगर है। मिनिमम 2 लाख तो होने चाहिए अगर कोई आयरलैंड हाँ। आना चाह रहा है, तो ये हम मान के चले। या और इसके अलावा जैसे जो आप फ्लाइट टिकट का पे करते हो, वो आपको बाद में हॉस्पिटल रीइंबर्स कर देता है या नहीं करता है? डिपेंड करेगा आपका। अगर बहुत सारे फुल टाइम या पार्ट फुल टाइम परमानेंट जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें ये इंक्लूडेड होता है कि वो लोग बहुत सारा उनकी तरफ से दे देते हैं इनिशियली, लाइक हम पे करते हैं फर्स्ट सैलरी में हमको पे बैक हो जाता है। लेकिन इट्स नॉट कंपलसरी कि आपको मिलेगा ही, बहुत सारी चीज जगह पे नहीं मिलता है। हम्म। तो आई थिंक राकेश जी हमने मोस्ट ऑफ दी चीजें कवर कर ली हैं। मतलब हम कितना भी एक्सप्लेन करें, लोगों के अलग अलग डाउट्स भी होते हैं। तो अगर आप लोगों के ऐसे कुछ डाउट्स हैं जो हमने मिस कर दिए हैं, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा राकेश जी इंस्टाग्राम पे हैं, और मैं उनके इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप उनको इंस्टाग्राम पे भी रीच आउट कर सकते हैं। और आपके जो भी डाउट्स, अगर आप आयरलैंड आना चाहते हैं, जैसे कि वीडियो की शुरुआत में हमने बताया और राकेश जी ने बताया कि जब वो आ रहे थे कोई भी ऐसा उनको सोर्स नहीं मिला जिससे वो जान सके कि कैसे आना है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो इंडिया में हैं उनकी हम हेल्प कर सके। तो ऐसा अगर और कोई प्रोफेशन है जो आप चाहते हैं कि मैं कवर करूं, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। एक चीज मैं क्लैरिफाई कर देना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये क्वेश्चन जरूर आएगा, और मैं चाहूंगी कि राकेश जी क्लैरिफाई कर दे। ये शायद हमने डिस्कस नहीं किया था, लेकिन
क्या यहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सेम सैलरी है आप लोगों की या कोई डिफरेंस है? जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि उनका एक सैलरी का बैंड होता है। यहाँ पे वैसे बैंड का नाम नहीं है, लेकिन बेसिक ग्रेड, सीनियर ग्रेड, चीफ वन, चीफ टू के इनके बैंड्स होते हैं। तो अगर आप बेसिक ग्रेड पे आप प्राइवेट में ज्वाइन कर रहे हो या फिर गवर्नमेंट में ज्वाइन कर रहे हो, माइट बी लाइक अप एंड डाउन, थोड़ा डिफरेंशिएट हो जाएगा, लेकिन इतना मैसिव कोई डिफरेंस नहीं है सैलरी में। और बोथ द जॉब्स सिक्योर है, ऐसा कुछ मैं नहीं बता पाऊँ कि गवर्नमेंट ज्यादा अच्छा है, प्राइवेट कम अच्छा है। दोनों सिक्योर है। मतलब इंडिया में ये है कि हमें ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट ज्यादा पे कर रहा है, प्राइवेट कम पे कर रहा है, पर अगर आप आयरलैंड आते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है, आपको एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी। थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है बट टू बी ऑनेस्ट वो फर्क ज्यादा नहीं है। आई होप जितने भी लोग ये वीडियो को देख रहे हैं उनको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। और थैंक यू सो मच राकेश जी फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर जर्नी इन आयरलैंड। थैंक यू अलीशा जी, आपने जो अपॉर्चुनिटी दिया हमें एक्सप्लेन करने के लिए, एंड इट्स ऑलवेज हेल्पफुल। हम सबकी हेल्प करना चाहते हैं कि जो हमें सोर्स नहीं मिला था, वी ट्राई आवर बेस्ट टू हेल्प द पीपल हु वांट्स टू जॉइन द मेडिकल fraternity in Ireland. Thank Thank you you very so much, much. everyone. Thank you so much for watching, and I hope you find this video helpful. And I'll see you in next vlog. Until next time, bye bye. Take care of yourself and your family.